साथ वर्तमान कानून और नीतियों को परिभाषित करने में परिचित कराया जाएगा और उन स्थानों की पहचान करना सीखेंगे जहां डिजिटल मीडिया जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और फाइल सिस्टम में साक्ष्य मिल सकते हैं। आप विभिन्न ट्राइएज टूल का उपप्रक्रिया भी सीखेंगे। आप डेटा से छेड़छाड़ को रोकने और सबूतों की प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने के लिए राइट ब्लॉकर्स और हैशिंग की अवधारणा भी सीखेंगे। अंत में, आप वर्तमान कानून और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किए गए अपराधों से संबंधित नीतियों के बारे में भी जानेंगे। दस, ईमेल, तस्वीरें, दस्तावेज, वीडियो ऑडियो, व्हाट्सएप संदेश, एसएमएस, ऑनलाइन वित्तीय रिकॉर्ड, इंस्टेंट मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग। इससे पहले कि हम डिजिटल साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा करें, उनकी उत्पत्ति, स्मृति और ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर उनकी पहचान करना महत्वपूर्ण है। यह आपकी जांच प्रक्रिया के दौरान उनसे वांछित जानकारी निकालने में आपकी सहायता करेगा। डिजिटल साक्ष्य के अलग-अलग मूल हो सकते हैं। उन्हें उपयोगकर्ता या सिस्टम द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। आइए एक-एक करके उनमें से प्रत्येक का अन्वेषण करें। इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक साक्ष्य प्रकार पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए साक्ष्य फ़ोल्डर। दस दूसरी ओर, सिस्टम जनित साक्ष्य सिस्टम द्वारा उत्पन्न साक्ष्य को संदर्भित कर। आपने अभी-अभी यूजर जनित और सिस्टम जनित साक्ष्य के बारे में सीखा। हालांकि उन्हें आगे उनकी स्मृति प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे आपको अपराध स्तर पर उनकी अधिग्रहण प्रक्रिया के बारे में समझने में मदद मिलेगी। दो मुख्य प्रकार के डिजिटल साक्ष्य हैं, गैरवाष्पशील और अस्थिर। इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक डिजिटल साक्ष्य प्रकार पर क्लिक करें। दिए जाने के बाद भी डिजिटल स्टोरेज मीडिया में एक नॉन वोलेटाइल प्रकार का डिजिटल साक्ष्य रहता है। उदाहरण, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, मल्टीमीडिया कार्ड, मोबाइल, टैबलेट, पीसी, पीडीए आदि। डिजिटल मीडिया में वोलेटाइल साक्ष्य तब तक बने रहते हैं जब तक यह संचालित नहीं हो जाता। जैसे ही स्टोरेज डिवाइस से बिजली की आपूर्ति हटा दी जाती है। जैसा कि आप अब विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों डिजिटल उपकरणों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन के विभिन्न स्थानों में साक्ष्य के निशान पा सकते हैं। इसलिए डिजिटल मीडिया से साक्ष्य एकत्र करने के लिए पहले आपको उनके ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और फाइल संरचना को समझना होगा और डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस एक प्रोग्राम को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर पर चलता है और एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिस पर अन्य प्रोग्राम चल सकते हैं। वर्कस्टेशन या सर्वर के लिए कुछ सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स और मैक ओएस के विभिन्न संस्करण शामिल हैं। प्रत्येक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण और उसके द्वारा समर्थित एप्लीकेशन को देखने के लिए उस पर क्लिक करें। एकत्र करने और विश्लेषण करने में मदद मिलेगी।
अलग अलग फाइल सिस्टम डेटा ये सबूत को अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। इसलिए आपको डेटा या साक्ष्य निकालने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर को यह समझने में मदद करेगा कि कई ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, वे कैसे फाइलें बनाते और संशोधित करते हैं, और विभिन्न स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क या यूएसबी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो आइए आगे विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद विभिन्न प्रकार के फाइल सिस्टम के बारे में जानें। चूंकि विंडोज सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम है, आइए पहले विंडोज के फाइल सिस्टम के बारे में चर्चा करना शुरू करें। विंडोज में प्राथमिक फाइल सिस्टम को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। FAT फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। लिनक्स कई फाइल सिस्टम का समर्थन करता है, लेकिन EXT एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम सबसे आम और सबसे प्रसिद्ध फाइल सिस्टम है। EXT2, EXT3, मैक ओएस एक्स फाइल सिस्टम फोल्डरों के भीतर फाइलों को स्टोर करता है, जिन्हें निर्देशिका भी कहा जाता है। सबसे ऊपर वाले फोल्डर को रूट डायरेक्टरी के रूप में जाना जाता है। APFS, HFS+। आप इनमें से प्रत्येक फाइल सिस्टम के बारे में इमेजिंग और क्लोनिंग। अब क्या आप जानते हैं कि इमेजिंग और क्लोनिंग में क्या अंतर है? इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक प्रकार की डेटा संग्रह विधि पर क्लिक करें। यहाँ सबूत हासिल करने के लिए नकल की तुलना में इमेजिंग या क्लोनिंग को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन दोनों को फाइलों, फोल्डरों और हटाए गए डेटा सहित स्रोत डिवाइस की सटीक बिट बाय बिट छवि बनाने की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है। इमेजिंग स्रोत डिवाइस की एक संपीड़ित फाइल बनाता है। सबूत खोजने के लिए छवि फाइल का विश्लेषण करने के लिए आपको कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस पर फाइल को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। हालांकि क्लोनिंग स्रोत डिवाइस की एक सटीक हालांकि प्रतिलिपि हटाए गए फाइलों को कॉपी किए बिना स्रोत डिवाइस से केवल दृश्यमान फाइलों और फोल्डरों की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसलिए आइए अब इमेजिंग का उपयोग करके साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानें। लिए साक्ष्य की प्रतिकृति बनाना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जांच के दौरान मूल साक्ष्य से छेड़छाड़ या क्षति नहीं हुई है। अधिग्रहित ड्राइव की 3 प्रतियां अधिग्रहण के बाद बनाई जाती हैं, एक कोर्ट के लिए, एक लॉ एजेंसी के लिए और एक वर्किंग कॉपी के रूप में। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से बचने के लिए मूल ड्राइव को एक सुरक्षित स्थान पर संग्रहित किया जाता है। ड्राइव की कई कॉपी भी बनाई जा सकती हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल प्रति न्यायालय द्वारा स्वीकार्य है, लेकिन यदि आपके पास मूल प्रति नहीं है, तो साक्ष्य मीडिया के साथ 65 प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है। प्रक्रिया का उद्देश्य पिछली घटनाओं के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से डिजिटल सबूत को एकत्रित, पहचान और मान्य करके संरचित जांच करते समय किसी भी सबूत को उसके मूल रूप में संरक्षित करना है। ले डेटा की एक सटीक प्रतिलिपि बनाने की आवश्यकता होती है। डिजिटल साक्ष्य की छवि प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार की पद्धतियों का पालन किया जा सकता है: डेड ऑफलाइन अधिग्रहण और लाइव अधिग्रहण। इसके बारे में जानने के लिए डेटा अधिग्रहण की प्रत्येक पद्धति पर क्लिक करें। डेड अधिग्रहण मीडिया या सिस्टम पर किया जाता है,
जो ऑफलाइन पावर ऑफ जैसे हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी पर होता है। जो चालू और चल रहा है, जहां डेटा को लगातार संसाधित किया जा सकता है, जहां जानकारी बदली जा सकती है। इसका एक उदाहरण रैम है। कृपया ध्यान दें कि एक लाइव सिस्टम में साक्ष्य मूल्य की बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। इसे बंद करने से चल रही प्रक्रियाओं, नेटवर्क कनेक्शन और माउंटेड फाइल सिस्टम जैसे अस्थिर डेटा की हानि हो सकती है। इसके विपरीत, कंप्यूटर को चालू रखने से साक्ष्य को बदला या हटाया जा सकता इसका है। एक उदाहरण रैम है। इसलिए जांच अधिकारी को पहले अस्थिर डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है, ताकि डेटा अधिग्रहण के लिए फलता हो सकती है। डिजिटल ट्राइएज का लक्ष्य बाद के विश्लेषण के लिए डिजिटल मीडिया को प्राथमिकता देने के लिए विशिष्ट जानकारी के लिए साक्ष्य के कई संभावित स्रोतों की तीव्र समीक्षा है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे मामले पर विचार करें जिसमें धन संबंधी अपराधों का संदेश शामिल है, तो एक जांच अधिकारी को उन स्रोतों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो बैंकिंग और लेनदेन डेटा रख सकते चालू स्थिति में होता है, जिसमें एप्लीकेशन और प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, तो यह ट्रांजिट मोड में होता है। दूसरी ओर, जब कोई कंप्यूटर बंद अवस्था में होता है, तो वह बाकी मोड में होता है। दोनों ही स्थितियों में डेटा को इंटरसेप्ट किया जा सकता है और उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। एक जांच अधिकारी के रूप में आपको यह समझना चाहिए कि डेटा से छेड़छाड़ के बड़े परिणाम हो सकते हैं। इन परिणामों के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। छेड़छाड़ किए गए डिजिटल साक्ष्य जांच की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं और अन्वेषक को एक अलग दिशा में गुमराह कर सकते हैं। यदि डेटा से छेड़छाड़ की जाती है, तो इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाया जाएगा और यह कानून की अदालत में स्वीकार्य नहीं होगा। आइए आगे विभिन्न प्रकार के डेटा से छेड़छाड़ के बारे में जानें। डेटा से छेड़छाड़ दो प्रकार की होती है: उपयोगकर्ता द्वारा छेड़छाड़ और सिस्टम द्वारा छेड़छाड़। हालांकि राइट ब्लॉकर्स का उपयोग करके डेटा से छेड़छाड़ को रोकना संभव है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक प्रकार के डेटा से छेड़छाड़ पर क्लिक करें। जैसा कि नाम से पता चलता है, छेड़छाड़ उपयोगकर्ता द्वारा ही की जाती है। उपयोगकर्ता डेटा छेड़छाड़ के उदाहरण उपयोगकर्ता द्वारा डेटा को हटाना, संशोधित करना या बदलना है। डेटा से छेड़छाड़ सिस्टम द्वारा की जाती है। सिस्टम से छेड़छाड़ किए गए डेटा के उदाहरणों में शामिल हैं मैलवेयर और वाइपिंग टूल। इस प्रकार अधिग्रहण करते समय डेटा से छेड़छाड़ को रोकने के लिए राइट ब्लॉकर्स का उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक जांच अधिकारी के रूप में आपको डेटा या सबूतों को इस तरह से छेड़छाड़ करने से रोकना चाहिए कि यह कानून की अदालत में स्वीकार्य हो। इसलिए डेटा तक राइट एक्सेस को ब्लॉक करना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि अधिग्रहण के दौरान कोई भी निकाय डेटा से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। यह राइट ब्लॉकर नामक टूल का उपयोग करके किया जा सकता है। आइए अब अध्ययन करें कि राइट ब्लॉकर डेटा से छेड़छाड़ को कैसे रोकता है। साक्ष्य मीडिया की सच्ची प्रतिलिपि या फोरेंसिक छवि बनाते समय राइट ब्लॉकर का उपयोग किया जाता है, ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान डेटा से छेड़छाड़ न हो। या सरल शब्दों में, साक्ष्य में केवल पढ़ने पहुंच की अनुमति है, जबकि लेखन पहुंच अवरुद्ध है। यह आपको किसी भी छेड़छाड़ की घटना से बचने में मदद करता है। राइट ब्लॉकर का उपयोग करने का एक अन्य प्रमुख लाभ यह है
कि यह ठीक से उपयोग किए जाने पर कस्टडी की श्रृंखला की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। डेटा ब्लॉकर्स दो प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर राइट ब्लॉकर और सॉफ्टवेयर राइट ब्लॉकर। इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक प्रकार के राइट ब्लॉकर पर क्लिक करें। हार्डवेयर राइट ब्लॉकर्स का उपयोग किसी भी संशोधित कमांड को स्टोरेज डिवाइस तक पहुंचने से रोकने और ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई साक्ष्य हार्ड डिस्क को लिखने या संशोधित करने का प्रयास करता है, तो राइट ब्लॉकर तुरंत प्रयास को ब्लॉक कर देगा। हार्डवेयर राइट ब्लॉकर्स में पोर्टेबल फिजिकल डिवाइस के अंदर कंट्रोलर चिप पर स्थापित राइट ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर राइट ब्लॉकर्स की तुलना में वे तुलनात्मक रूप से धीमे और अधिक महंगे हैं। साथ ही हार्डवेयर राइट ब्लॉकर्स को प्रत्येक प्रकार के इंटरफेस जैसे साटा, आईडीई और यूएसबी के लिए अलग कनेक्टर की आवश्यकता होती है। एक सॉफ्टवेयर राइट ब्लॉकर कई महंगे हार्डवेयर राइट ब्लॉकर्स की आवश्यकता के बिना एक साथ कंप्यूटर से जुड़े कई डिस्क डिवाइस को ब्लॉक करने की क्षमता प्रदान करता है। फोरेंसिक वर्कस्टेशन पर एक सॉफ्टवेयर राइट ब्लॉकर स्थापित किया गया है। इसमें तेज इमेजिंग गति है। यह हार्डवेयर वाले की तुलना में अधिक सस्ता है, क्योंकि राइट ब्लॉकिंग को सक्षम करने के लिए आपको डिवाइस में कोई अलग भौतिक कनेक्टर संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार जब आप राइट ब्लॉकर का उपयोग कर लेते हैं, तो आपको डेटा को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। यह हैशिंग द्वारा किया जा सकता है। साक्ष्य प्रमाणीकरण और डेटा की अखंडता की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि छवि की प्रत्येक फाइल का हैश मान है, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। डुप्लीकेट फाइलों की पहचान करने में मदद करता है। हैशिंग का महत्व। एक हैश मान डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाने के लिए जेनरेट किया जा सकता है। उस फाइल के हैश फंक्शन को बदले बिना बदला नहीं जा सकता। यह डेटा की अखंडता की पुष्टि करने वाले साक्ष्य को प्रमाणित करने में मदद करता है। यह साबित करने में मदद करता है कि सभी छवियां बिल्कुल अंतिम बिट तक समान हैं। नोट: हैशिंग डेटा पर ही की जाती है, न कि फाइलों के नाम पर। हैशिंग टूल्स के उदाहरण इनकेस, एफटीके और सेलिब्रिट यूएफीड। आइए अब कंप्यूटर साक्ष्य अधिग्रहण प्रक्रिया और उसके चरणों के बारे में जानें। इसके बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ प्रदर्शित प्रत्येक प्रमुख शब्द पर क्लिक करें। अपराध स्थल से जब्त किए गए उपकरण को सोर्स ड्राइव कहा जाता है। लक्ष्य ड्राइव छवि को संग्रहीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज ड्राइव या अपराध स्थल पर जब्त की गई ड्राइव की एक ट्रू कॉपी को संदर्भित करता है। लक्ष्य ड्राइव को स्टरलाइज करना और तैयार करना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिसे अधिग्रहण से पहले करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिग्रहण या इमेजिंग के लिए उपयोग किए जाने से पहले लक्ष्य ड्राइव को ठीक से मिटा दिया जाए। यह सामान्य रूप से किया जाता है यदि लक्ष्य ड्राइव एक नई ड्राइव नहीं है। जैसा कि अब आप अपराध स्थल पर जाने के लिए तैयार हैं, यहाँ वे उपकरण हैं जिनकी आपको अपने अंत में जांच करने की आवश्यकता है। आपके पास होना चाहिए फोरेंसिक वर्कस्टेशन, एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप। जांचें कि क्या आपने लक्षित मीडिया तैयार किया है। सुनिश्चित करें कि आपके पास ट्राइएज टूल जैसे इनकेस,
एफटीके के लिए मैक और एफटीके इमेजर हैं। कंप्यूटर साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को समाप्त करने से पहले आपको इन सावधानियों का पालन करना चाहिए। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर राइट ब्लॉकर का उपयोग करके साक्ष्य को फोरेंसिक स्टेशन से कनेक्ट करें। लक्ष्य ड्राइव का उपयोग करके फोरेंसिक छवि को संग्रहित करें और बाद में इसकी एक प्रति बनाएं, क्योंकि अदालत केवल साक्ष्य की मूल प्रति को स्वीकार करती है। अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने से पहले लक्ष्य अभियान को प्रारूपित करें। साक्ष्य ड्राइव या इमेज की जा रही ड्राइव के इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर पर ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि भंडारण या लक्ष्य ड्राइव में स्रोत साक्ष्य ड्राइव की छवि को संग आपने अभी पिछले भाग में डेटा से छेड़छाड़ और इसके परिणामों के बारे में पढ़ा। आइए अब विभिन्न कंप्यूटर साक्ष्य अधिग्रहण प्रक्रियाओं के बारे में जानें जो आपको जांच के दौरान करने की आवश्यकता है। खैर, वे मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं: डेड या ऑफलाइन डेटा अधिग्रहण और लाइव अधिग्रहण। प्रत्येक अधिग्रहण प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए उस पर क्लिक करें। लाइव अधिग्रहण में यह एक ऐसी मशीन के अधिग्रहण को संदर्भित करता है जो अभी भी चल रही है और स्थिर और गतिशील अस्थिर डेटा दोनों को पुनः प्राप्त कर सकती है। रेम इस प्रक्रिया का एक उदाहरण है। डेड ऑफलाइन अधिग्रहण स्विच ऑफ पावर ऑफ सिस्टम पर किए जाते हैं। हार्ड ड्राइव इस प्रक्रिया का एक उदाहरण है। आइए अपराध स्थल पर वापस जाएं और इंस्पेक्टर बुद्धिशाली और गार्गी से मिलें, यह समझने के लिए कि उन्होंने पिछले मॉड्यूल से पिज़्ज़ा कॉर्नर पर। ओह, कमरे के कोने में एक स्टैंडअलोन कंप्यूटर भी है। मुझे इसकी स्थिति की जांच करने दें। ओह, यह चालू अवस्था में है। आपको पूरे अपराध स्थल के साथ साथ उन दस्तावेजों, लैपटॉप और सेलफोन को तुरंत सुरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि कोई भी अंदर न आए। गार्गी, क्या आप कृपया सभी डिजिटल संपत्तियों के साथ साथ दस्तावेजों से तस्वीरें और उंगलियों के निशान ले सकती हैं? इस बीच मैं मोबाइल इकट्ठा करूंगी, उसे एक कंटेनर में रखूंगी और उस पर लेबल लगा दूंगी। महोदया, मैंने दोनों लैपटॉप की स्थिति की जांच की है। एक लैपटॉप बंद अवस्था में है, जबकि दूसरा चालू है। इस पर ध्यान दें, कंप्यूटर अधिग्रहण के लिए अब दो अलग-अलग परिदृश्य हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि अगले प्रत्येक परिदृश्य में साक्ष्य अधिग्रहण को कैसे संभालना है। आइए पहला मामला लेते हैं, जो एक स्टैंडअलोन कंप्यूटर है। पहले प्रत्युत्तरकर्ता के रूप में आपको पहले कंप्यूटर को प्लग ऑफ करना चाहिए और फिर उचित टूलकिट के साथ कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव को हटा देना चाहिए। जी महोदया। लेकिन इसे संरक्षित करना न भूलें। जरूर महोदया। अब दूसरे परिदृश्य में लैपटॉप पावर ऑन अवस्था में है। तो मैं पहले लैपटॉप की बैटरी निकालूंगी और फिर लैपटॉप को सुरक्षित रखूंगी। शाबाश। आइए अब इन सभी साक्ष्यों को एक फैराडे बैग में उचित लेबलिंग के साथ रखें। अब मुझे लगता है कि हम इन सबूतों को लैब में ले जाने के लिए तैयार हैं। लैब में ले आए हैं। हालांकि पेन ड्राइव जैसे सबूत को पुनर्प्राप्त करने के लिए आपकी मुख्य आवश्यकताएं एक लक्ष्य ड्राइव, एक पेन ड्राइव और एक फोरेंसिक वर्कस्टेशन है जो पहले से इंस्टॉल किए गए टूल के साथ हैं।
ये इमेजिंग सॉफ्टवेयर उपकरण आमतौर पर पोर्टेबल होते हैं और इन्हें इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब देखें कि एफटी के इमेजर का उपयोग करके सबूत पेन ड्राइव कैसे प्राप्त करें। एफटी के इमेजर का उपयोग करके साक्ष्य प्राप्त करने के चरण यहाँ एम्बेड किए गए वीडियो में दिखाए गए हैं। एफटी के इमेजर का उपयोग करके पेन ड्राइव प्राप्त करने के चरणों को देखने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करें। से साक्ष्य कैसे प्राप्त करें। इसके बाद आप सीखेंगे कि कंप्यूटर या लैपटॉप की रैम से सबूत कैसे पुनर्प्राप्त करें, जैसा कि इंस्पेक्टर बुद्धिशाली और गार्गी द्वारा कैप्चर किया गया है। एफटी के इमेजर का उपयोग करके रैम के अधिग्रहण के चरणों को देखने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करें। एफटी के इमेजर का उपयोग करके रैम प्राप्त करने की आवश्यकताओं में शामिल है लक्ष्य ड्राइव, जो एक बाहरी के इमेजर लाइट जैसे इमेजिंग सॉफ्टवेयर है। ये इमेजिंग सॉफ्टवेयर उपकरण आमतौर पर पोर्टेबल होते हैं और इन्हें इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ता क्यों है? खैर, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब सबूत मशीन में मौजूद ड्राइव नॉन रिमूवेबल हो। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ऐसे लैपटॉप मॉडल को संभालने की आवश्यकता हो जिसकी ड्राइव को मदरबोर्ड से जोड़ा गया हो या उन ड्राइव के लिए एडेप्टर उपलब्ध न हो। लेकिन यहाँ कुछ शर्तें हैं जिनका आपको पालन करने की आवश्यकता है। चरण 1, सुनिश्चित करें कि बूट करने योग्य लिनक्स मीडिया पेन ड्राइव तैयार है और फिर साक्ष्य मशीन को फोर्स शटडाउन करें। चरण 2, उस बूट करने योग्य पेन ड्राइव को साक्ष्य मशीन से कनेक्ट करें। चरण 3, साक्ष्य मशीन शुरू करें और बायोस में जाएं और मशीन को पेन ड्राइव से बूट करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करें। इसके बाद आप गाइमेजर टूल का उपयोग करके लिनक्स बूट करने योग्य मीडिया का उपयोग करके साक्ष्य मशीन प्राप्त करने के चरणों को सीखेंगे। को जानें। इस परिदृश्य में आपको गाइमेजर टूल का उपयोग करके एक साक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि साक्ष्य मशीन या लैपटॉप में मौजूद ड्राइव गैर हटाने योग्य है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संपूर्ण एचडीडी भौतिक मोड में प्राप्त हो। लिनक्स बूट करने योग्य मीडिया का उपयोग करके साक्ष्य मशीन के अधिग्रहण के चरणों को देखने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करें। एफटी के फॉर मैक का उपयोग करके अधिग्रहण शुरू करने से पहले मैकबुक या एप्पल डिवाइस की सफलतापूर्वक छवि बनाने के लिए निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है। ये पूर्वापेक्षाएं हैं। व्यवस्थापक पहुंच। मैक के लिए एफटी के यूएसबी ड्राइव, लक्ष्य ड्राइव। इसके अलावा कुछ बिंदु हैं जिन्हें आपको मैक सिस्टम प्राप्त करने से पहले जांचना होगा। इसमें शामिल है फाइल वॉल्ट एन्क्रिप्शन को अक्षम करें, व्यवस्थापक अधिकारों को सक्षम करें, कनेक्टेड टारगेट ड्राइव में पढ़ने और लिखने की पहुंच होनी चाहिए। लक्ष्य ड्राइव को मैक मशीन से कनेक्ट करें और लेखन सुरक्षा की जांच करें। ड्राइव आइकन पर राइट क्लिक करें, जानकारी प्राप्त करें पर क्लिक करें, साझाकरण और अनुमतियां चुनें। मैक के लिए एफटीके पेन थंब ड्राइव पर उपलब्ध होना चाहिए। आइए आगे मैक के लिए एफटीके का उपयोग करके साक्ष्य मशीन प्राप्त करने के चरणों का पता लगाएं। पर फाइल वॉल्ट एन्क्रिप्शन अक्षम है। साक्ष्य मशीन से जुड़े लक्ष्य ड्राइव के लिए लेखन पहुंच सक्षम करें।
इमेज की जाने वाली ड्राइव को पहचानें। एफटीके में उपयुक्त कमांड का उपयोग करके अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ करें। छवि फाइल का हैश मान सत्यापित करें। इसके बाद आप उन सावधानियों के बारे में जानेंगे जो अपराध स्थल से मोबाइल फोन प्राप्त करते समय आपको बरतनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अन्य सभी उपलब्ध डिवाइस जैसे मेमोरी कार्ड, सिम आदि एकत्र करते हैं। हालांकि उन्हें मोबाइल डिवाइस से न निकालें। यदि फोन पीसी से जुड़ा है, तो फोन को केबल के साथ जब्त करें क्योंकि पीसी से डिवाइस को डिस्कनेक्ट करने से डेटा हानि हो सकती है। मौजूदा डेटा को ओवरराइट करने से रोकने के लिए डिवाइस को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करें। डिवाइस को सिंक्रोनाइज्ड डिवाइस से भी डिस्कनेक्ट करें। इसके बाद आप अपराध स्थल से साक्ष्य के रूप में मोबाइल फोन प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानेंगे। तार्किक निष्कर्षण और डेटा बैकअप। इसके बारे में अधिक जानने के लिए अपने माउस को प्रत्येक निष्कर्षण विधि पर ले जाएं। डेटा बैकअप में चैट इतिहास और कॉल लॉग इतिहास सहित सभी प्रासंगिक जानकारी होती है। आइए इनमें से प्रत्येक तरीके के साथ साथ उन चरणों के बारे में विस्तार से जानें जिन्हें आपको हर चरण में करने की आवश्यकता है। मैन्युअल रूप से ब्राउज करने की आवश्यकता होती है। डिवाइस पर डेटा एक्सेस करने के लिए आपको किसी टूल की आवश्यकता नहीं है। इसकी कीपैड या टचपैड का उपयोग करके डेटा को सीधे देखना या एक्सेस करना संभव है। हालांकि इस स्तर पर हटाई गई जानकारी को पुनर्प्राप्त करना असंभव है। मैनुअल निष्कर्षण बहुत समय लेने वाला हो सकता है और परीक्षा के परिणाम स्वरूप डिवाइस पर डेटा अनजाने में संशोधित, हटाया या अधिलेखित किया जा सकता है। मैनुअल निष्कर्षण तेजी से कठिन हो जाता है और कभी-कभी पूरी तरह से अस्वीकार्य हो जाता है जब आप एक टूटी हुई या गायब मोबाइल फोन की लॉजिकल निष्कर्षण विधि में डिवाइस से डेटा रे डिजिटल साक्ष्य वाले डिवाइस को एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फोरेंसिक टूल से जोड़ा जाता है। इस टूल के जरिए फोरेंसिक ऑफिसर डेटा या सबूत को रिकवर कर सकता है और रिपोर्ट देख सकता है। एक मोबाइल डिवाइस और फोरेंसिक वर्कस्टेशन के बीच कनेक्टिविटी एक वायर्ड जैसे यूएसबी या RS-232 या वायरलेस का उपयोग करके प्राप्त की जाती है। उदाहरणों में शामिल हैं IRDA, वाईफाई या ब्लूटूथ कनेक्शन। तार्किक निष्कर्षण का उपयोग करके साक्ष्य पुनर्प्राप्त करने के लिए उपकरण आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। यूफिट टूल का उपयोग करके मोबाइल फोन प्राप्त करने के चरणों को देखने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करें। सभी नेटवर्क संकेतों को मोबाइल डिवाइस तक पहुंचने से रोकता है, जिससे डिवाइस की स्थिति में न्यूनतम परिवर्तन सुनिश्चित होता है। सभी नेटवर्क सिग्नल को जाम करने के लिए जैमर को अपराध स्थल पर रखें। पासकोड डालकर डिवाइस को अनलॉक करें। उड़ान मोड सक्षम करें। एप्पल डिवाइस के मामले में डिवाइस पर iCloud आईडी की जांच करें। सॉफ्टवेयर संस्करण, मॉडल का नाम, सीरियल नंबर, IMEI नंबर आदि जैसे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन की जांच करने के लिए सामान्य और फिर अबाउट विकल्प पर जाएं। जांचें कि क्या दिनांक और टाइम स्टैम्प वर्तमान क्षेत्र से संबंधित हैं। आगे के विश्लेषण के लिए प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए संग्रहण की जांच करें। पासकोड निकालें।
इसे UFT 4 पीसी वाले पीसी से कनेक्ट करें। कंप्यूटर पर UFT 4 पीसी खोलें। मोबाइल डिवाइस विकल्प चुनें। मोबाइल डिवाइस के मॉडल का स्वतः पता लगाने के लिए ऑटो डिटेक्ट पर क्लिक करें। अब हमें सटीक मॉडल नंबर खोजने के लिए मोबाइल के बैक पैनल की जांच करनी होगी। एडवांस लॉजिकल मेथड चुनें। फाइल सिस्टम का चयन करें। गंतव्य फोल्डर का चयन करें जहां हम सबूत सहेजेंगे और अगला क्लिक करें। जारी रखें पर क्लिक करें। मोबाइल डिवाइस पर ट्रस्ट विकल्प चुनें और ओके पर क्लिक करें। 1234 जैसे यादृच्छिक पासवर्ड का चयन करें और ओके पर क्लिक करें। समाप्त पर क्लिक करें। इसके बाद आप एक साक्ष्य फाइल खोलने और उसका विश्लेषण करने के चरणों को जानेंगे। मोबाइल अधिग्रहण, तार्किक निष्कर्षण जारी। साक्ष्य फाइल खोलने के चरण। अब हम सबूत फाइल खोलेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। एविडेंस फोल्डर में जाएं जिसे हमने पहले सेव किया है और UFT 4 पीसी के फिजिकल एनालाइजर एप्लीकेशन का उपयोग करके आईफोन एविडेंस डंप फाइल पर डबल क्लिक करें। छवि को भौतिक विश्लेषक में संसाधित किया जाएगा और साक्ष्य का हैश मान उसी में मिलेगा। अब आप सभी गतिविधियां, कॉल लॉग, संपर्क, चैट, कुकी आदि देख सकते हैं। चैट संदेशों को देखने के लिए चैट पर क्लिक करें। रिपोर्ट जनरेट करें और देखें। सिस्टम अप और रनिंग अवस्था में हूँ। रैम का अधिग्रहण वांछित होने पर अनुसरण किए जाने वाले चरण यहाँ सूचीबद्ध हैं। आवश्यक उपकरण में शामिल हैं। हटाने योग्य मीडिया जैसे USB थंब ड्राइव और USB हार्ड ड्राइव। लक्ष्य ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एमोरी अधिग्रहण सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या अन्य स्वीकृत सॉफ्टवेयर के लिए WIN32DD.X। मेमोरी अधिग्रहण सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता पुस्तिका या प्रलेखन। एक जीवित मशीन को बरी करते समय यहाँ मानक कदम हैं जिनका आपको पालन करने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि सिस्टम चालू स्थिति में है और सिस्टम पर कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। यदि एप्लीकेशन चल रहे हैं तो विंडो को छोटा करें और डेस्कटॉप स्क्रीन पर आएं। अनुप्रयोगों को छोटा करने से पहले स्क्रीन की तस्वीर अवश्य लें। कंप्यूटर में अधिग्रहित की जाने वाली RAM की मात्रा निर्धारित करें। विषय कंप्यूटर में रैम की मात्रा से अधिक हटाने योग्य मीडिया को वाइप और प्रारूपित करें। WIN32DD.X या अन्य स्वीकृत सॉफ्टवेयर को हटाने योग्य मीडिया में कॉपी करें। तैयार रिमूवेबल मीडिया को सब्जेक्ट कंप्यूटर में डालें और सॉफ्टवेयर के यूजर डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार मेमोरी एक्विजिशन सॉफ्टवेयर चलाएं। संदिग्ध कंप्यूटर से USB ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालें। एक बार जब आप इन मानक चरणों का पालन कर लेते हैं तो आपको विंडोज के लिए FTK का उपयोग करके अस्थिर मेमोरी अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके बाद आप आगे विंडोज, लिनक्स और मैक के लिए इन चरणों को सीखेंगे। लाइव फोरेंसिक के लिए SOP के बारे में अधिक जानकारी के लिए संदर्भित करती हैं, जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संग्रहीत उपयोगकर्ता की गतिविधि से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को संग्रहीत कर सकती हैं। सरल शब्दों में, आर्टिफैक्ट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संग्रहीत कंप्यूटर सिस्टम पर उपयोगकर्ता की गतिविधि से संबंधित विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों को संदर्भित करती हैं। क्या आपको आश्चर्य है कि आर्टिफैक्ट्स का अध्ययन क्यों किया जाए? आर्टिफैक्ट्स जांच अधिकारी को सिस्टम पर उपयोगकर्ता की गतिविधि जैसे उपयोगकर्ता लॉगिन विवरण और लॉग फाइलें खोजने में मदद करती हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाले परिवर्तनों को खोजने में मदद करती हैं। आप यह भी पहचान सकते हैं
कि क्या सिस्टम पासवर्ड आदि को बदलने का प्रयास किया गया था। कई बार जांच पुराने और पारंपरिक क्षेत्रों जैसे कि उपयोगकर्ता क्रिएट किए गए डेटा और नॉन ट्रेडिशनल क्षेत्रों के डेटा ये सिस्टम द्वारा बनाए गए डेटा के इर्द गिर्द घूमती है। इन सभी स्थितियों में आर्टिफैक्ट्स के विश्लेषण से जांच प्रक्रिया में काफी मदद मिल सकती है। नॉन ट्रेडिशनल क्षेत्र जैसे सिस्टम निर्मित डेटा या आर्टिफैक्ट्स विंडोज ओएस में एनकेस जैसे फोरेंसिक टूल का उपयोग करके विंडोज आर्टिफैक्ट्स को एकत्र और विश्लेषण किया जा सकता है, जिसे बाद के मॉड्यूल में समझाया जाएगा। आइए आगे विंडोज मैक यानी रिकवर करने के लिए विंडोज में इनकेस जैसे फोरेंसिक टूल का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप आर्टिफैक्ट्स से सबूत पा सकते हैं? एक अन्वेषक के रूप में आपको इन साक्ष्यों को विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम से एकत्र करना होगा। आप बाद के मॉड्यूल में आर्टिफैक्ट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। हालांकि यहाँ हम उनमें से कुछ को ही कवर करेंगे। प्रत्येक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ आर्टिफैक्ट्स की यहाँ कुछ आर्टिफैक्ट्स दी गई हैं जिन्हें आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से एकत्र कर सकते हैं। विंडोज रजिस्ट्री सिस्टम पर की गई गतिविधि की सभी संभावित जानकारी संग्रहित करती है। उदाहरण में शामिल हैं अंतिम लॉगिन समय के साथ साथ विशिष्ट उपयोगकर्ता जिनके पास मशीन तक पहुंच हो सकती है, अंतिम आईपी पता और हाल ही में खोले गए दस्तावेज। लॉग फाइल स्थान आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। लॉग फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम या इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर में होने वाले परिवर्तन। यहाँ कुछ आर्टिफैक्ट्स दी गई हैं जिन्हें आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से एकत्र कर सकते हैं। सिस्टम संस्करण जांच शुरू करने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप मैक के किस संस्करण के साथ काम कर रहे हैं। एक बार यदि संस्करण स्पष्ट हो जाता है तो अन्य फाइलों के स्थानों की पहचान करना आसान हो जाएगा। मैक ओएस के सिस्टम संस्करण की जांच करने का आदेश आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। क्रोम ब्राउज़र प्रोफाइल क्रोम उन ब्राउज़रों में से एक है जिसने उपयोगकर्ताओं का बहुत ध्यान आकर्षित किया है। लोग इनका इस्तेमाल वेब पर सर्फ करने के लिए करते हैं। फ़ोल्डर में संग्रहीत जानकारी का विश्लेषण करके यह आपको साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति देता है। फ़ोल्डर से आप महत्वपूर्ण विवरण जैसे कुकीज़, इतिहास, बुकमार्क और वेब लॉगिन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ लिनक्स आर्टिफैक्ट्स हैं। रेकरिंग लॉग फाइल्स, डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉलेशन की आर्टिफैक्ट्स। कई लिनक्स लॉग फाइलें बार-बार प्रकट होती हैं। 3 लॉग फाइलें हैं जो महत्वपूर्ण लिनक्स संदेशों को रिकॉर्ड करती हैं, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होती हैं। ये लॉग टेक्स्ट फाइलें हैं जिन्हें टेक्स्ट एडिटर में निर्यात और देखा जा सकता है। डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉलेशन के संबंध में आपको निम्नलिखित जानकारी। ब्राउज़र फोरेंसिक का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर या अन्य इंटरनेट सक्षम डिवाइस पर चलता है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता वेब आधारित मल्टीमीडिया सामग्री जैसे वेब पेज, इमेज या वीडियो को पुनः प्राप्त, देख और इंटरैक्ट कर सकते हैं। ब्राउज़र फोरेंसिक ब्राउज़र डेटा जैसे ब्राउज़र हिस्ट्री, डाउनलोड और कैशे को इकट्ठा करने, निकालने और विश्लेषण करने की। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स। अब आइए विश्लेषण करें कि एक जांच अधिकारी के लिए ब्राउज़र फोरेंसिक क्यों महत्वपूर्ण है और यह जांच प्रक्रिया में उनकी मदद कैसे कर सकता है।
ब्राउज़र फोरेंसिक डिजिटल अपराध जांच प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोरेंसिक विश्लेषण करते समय ब्राउज़र सूचनाओं की मात्रा के साथ एक सोने की खान होते हैं, जो एक अन्वेषक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अक्सर ब्राउज़र के अंदर पाए जाने वाले कलाकृतियों का उपयोग करके घटनाओं और मैलवेयर के स्रोत का पता लगाया जा सकता है। नेविगेशन इतिहास से डाउनलोड की गई फाइलों तक ब्राउज़र में किसी भी फोरेंसिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण टुकड़ा डेटा होता है। यह डेटा एक निर्दिष्ट दिशा में किसी मामले की जांच करने में आपकी सहायता कर सकता है। ब्राउज़र में साक्ष्य की खोज करना आमतौर पर डिजिटल फोरेंसिक जांच का एक महत्वपूर्ण घटक है। वेब ब्राउज़र का उपयोग करते समय एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा की जाने वाली लगभग हर गतिविधि कंप्यूटर पर एक निशान छोड़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपयोगकर्ता वेब ब्राउज़र का उपयोग करके जानकारी खोजता है, तो यह इस बात का एक महत्वपूर्ण प्रमाण हो सकता है कि उसने किसी विशिष्ट अपराध की योजना कैसे बनाई। ब्राउज़र फोरेंसिक के अलावा आपके पास साक्ष्य एकत्र करने के लिए और भी स्रोत हैं। अगले खंड में बताया गया है कि जांच की दृष्टि से सीसीटीवी कैसे मददगार हो सकता है। खंड 8। सीसीटीवी का परिचय, इसके घटक और फोरेंसिक में महत्व। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी सिस्टम कानून प्रवर्तन कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से कानून और व्यवस्था और अपराध जांच को बनाए रखने में। सीसीटीवी में मौजूद सबूत क्या हुआ और कौन शामिल था जैसे सवालों के जवाब देने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी या डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डीवीआर एक निगरानी प्रणाली है जो हार्ड ड्राइव या किसी भी बड़े पैमाने पर भंडारण सेवा के लिए डिजिटल प्रारूप में वीडियो रिकॉर्ड करती है। डीवीआर में कैमरे दिनांक, समय, स्थान विवरण के साथ छवियों को कैप्चर करते हैं और वीडियो को रिकॉर्ड करने, फिर से चलाने और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। दिन और रात सीसीटीवी कैमरे, वायरलेस सीसीटीवी कैमरे। आप बाद के मॉड्यूल में सीसीटीवी और उनके घटकों के बारे में जानेंगे। इस सिस्टम वीडियो फुटेज को जेनरेट, ट्रांसमिट, डिस्प्ले और स्टोर करने के लिए सीधे जुड़े हुए होते हैं। सीसीटीवी प्रणाली के कुछ प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। कैमरा, लेंस, आवाज और माउंट, मॉनिटर, मल्टीप्लेक्सर्स और स्विचर, वीडियो रिकॉर्डर। आप इन घटकों के बारे में बाद के मॉड्यूल में विस्तार से जानेंगे। आइए आगे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डीवीआर और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर एनवीआर के बारे में आपको उनसे प्रासंगिक जानकारी निकालने में मदद मिल सकती है। प्रत्येक प्रकार के वीडियो रिकॉर्डर के बारे में अधिक जानने के लिए उस पर क्लिक करें। डीवीआर मूल रूप से एक कंप्यूटर है जो हार्ड ड्राइव पर सुरक्षा वीडियो बटा छवियों को संग्रहीत करता है। आज उपयोग किए जाने वाले अधिकांश सुरक्षा कैमरे एनालॉग छवियों को कैप्चर करते हैं। डीवीआर इन एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करता है और संपीड़न के बाद हार्ड ड्राइव पर संग्रहीत करता है। डीवीआर कई कैमरों से इनपुट को संभाल सकते हैं और मल्टीप्लेक्सर्स के कार्य कर सकते हैं, और इसमें इंटीग्रल हार्ड ड्राइव स्टोरेज शामिल है ताकि प्राथमिकता वाले वीडियो को संपीड़ित डिजिटल डेटा के रूप में रिकॉर्ड किया जा सके। एक एनवीआर एक विशेष कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शामिल होता है जो डिस्क ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, एसडी मेमोरी कार्ड या अन्य मास स्टोरेज डिवाइस पर डिजिटल प्रारूप में वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसमें कोई समर्पित वीडियो कैप्चर हार्डवेयर नहीं है।
आइए आगे डीवीआर की विशेषताओं के बारे में जानें। भिन्न विशेषताओं और क्षमताओं से लैस होता है, जो आपको अपराध स्थल से वांछित साक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये विशेषताएं यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। वीडियो एनालिटिक्स जैसे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, छवि सुरक्षा या प्रमाणीकरण तकनीक, अतिरिक्त रिकॉर्डिंग के लिए पोर्ट, वीडियो भंडारण के लिए आंतरिक हार्ड ड्राइव, घटनाओं को खोजने या खोजने की क्षमता, वीडियो विश्लेषण करते समय कैमरा इनपुट रिकॉर्ड करने की क्षमता, संग्रह उद्देश्यों के लिए हटाने योग्य हार्ड ड्राइव। डिजिटल साक्ष्य का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपके पास अपने निपटान में कुछ फोरेंसिक उपकरण होने चाहिए। आइए आगे इनमें से कुछ टूल के बारे में जानें। खंड 9। फोरेंसिक उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने इमेजिंग के लिए कुछ लाइसेंस प्राप्त फोरेंसिक उपकरणों को सूचीबद्ध किया है। आगे आप कुछ ओपन सोर्स टूल्स के बारे में जानेंगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ ओपन सोर्स फोरेंसिक टूल की सूची प्रदर्शित होती है। आप अपनी जांच के लिए इन उपकरणों का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। आइए आगे प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किए गए अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनों और नीतियों के बारे में जानें। खंड 10। वर्तमान विधान के साथ साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले अपराधों से संबंधित नीतियों से संबंधित आईटी अधिनियम प्रावधान हैं। ये साइबर अपराध संबंधित आईपी अनुभागों के साथ आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। इन प्रावधानों के बारे में जानकारी आपको अपनी जांच को अच्छी तरह से आकार देने में मदद करेगी। यहाँ बी का मतलब जमानती अपराध है और एनबी का मतलब गैर जमानती अपराध है। सी का मतलब संज्ञेय अपराध और एनसी का मतलब गैर संज्ञेय अपराध है। अदालत प्रदाता से वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीडीआर या सब्सक्राइबर विवरण रिकॉर्ड एसटीआर सीआरपीसी 1973 की धारा 92 में निहित वैधानिक प्रावधानों के तहत या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1875 की धारा 5(2) के तहत नियम 419 के साथ पढ़ा जा सकता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम संशोधन नियम 2007 जांच के दौरान संदिग्ध फोन नंबरों के तत्काल टावर स्थान प्राप्त करने के लिए संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता को एक अनुरोध पत्र संबोधित किया जाना चाहिए। नोडल अधिकारी को अनुरोध केवल आधिकारिक ईमेल पते से आधिकारिक पत्र के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। आप सीडीआर का अनुरोध कर सकते हैं, जहां ग्राहक का विवरण और कॉल विवरण संवेदनशील प्रकृति का नहीं हो सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी वांछित जानकारी प्राप्त करें। आप आगे दूरसंचार प्रदाताओं से सूचना प्राप्त करने की सामान्य समय सीमा के बारे में जानेंगे। दूरसंचार प्रदाताओं से सूचना प्राप्त करने की सामान्य समय सीमा होती है। डीओटी के आंतरिक परिपत्र के अनुसार प्रत्येक अनुरोध के लिए एक निर्दिष्ट अवधि निर्धारित की गई है। इसे दर्शाने वाली एक तालिका यहाँ प्रदर्शित की गई है। तक पहुँच गए हैं। अब तक आप निम्न में सक्षम होंगे। डिजिटल साक्ष्यों की पहचान करने में, उन्हें अपराध स्थल पर प्राथमिकता देने में,
डिजिटल साक्ष्य प्राप्त करने से पहले एसओपी और प्रमुख सावधानियों की पहचान करने में विभिन्न ट्राइएज टूल का उपयोग करके साक्ष्य मीडिया को प्राप्त करने क्लोन करने के तरीकों की पहचान करने में डेटा से छेड़छाड़ और प्रामाणिकता को रोकने और संरक्षित करने के तरीकों की पहचान करने में ब्राउज़र फोरेंसिक और अन्वेषक के लिए इसके महत्व का वर्णन करने में डिजिटल जांच में सीसीटीवी और डीवीआर फोरेंसिक के बारे में जानकारी की पहचान करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अपराधों से संबंधित मौजूदा कानून और नीतियों को परिभाषित करने में